आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं भारत यूएस के बीच में हुए एक ऐसे समझौते की या एक ऐसे एग्रीमेंट की जिससे आने वाले समय में भारत के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के उस क्षेत्र में जहां पर की पॉल्यूशन कम होता हो, नए द्वार खुलने वाले हैं। आइए आज के सेशन को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज चर्चा न्यूक्लियर रिएक्टर्स से जुड़ी है। और जब बात न्यूक्लियर रिएक्टर्स से जुड़ी हो तो आपको यह याद होना चाहिए कि यह कहानी आपके लिए बहुत आसान हो सकती है, लेकिन किसी एक देश ने इसके चलते अपने ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध झेले हैं। नाम उसका ईरान है। आपको याद हो तो ओबामा के टाइम पर इसी अमेरिका ने ईरान के साथ भी यही डील करने का प्रयास किया था कि हम तुम्हारे यहां न्यूक्लियर रिएक्टर चलाएंगे, तुम अपने यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखते हुए अमेरिका को एंट्री दे देना। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में बात नहीं बैठी। आज जब हम बात करते हैं भारत और अमेरिका की, तो ऐसे में भारत और अमेरिका इस रिएक्टर क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गए हैं, इस बात को मैं ईरान के कंपैरिजन में भी आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि यह बात कितना मायने रखती है भारत के लिए और भारत के साथ साथ इस पूरी जियोपॉलिटिक्स के लिए। क्या है पूरी कहानी, इसको समझेंगे आसान भाषा के साथ साथ। आसान भाषा में एक लाइन का जवाब यह है कि अब अमेरिकी कंपनी भारत में परमाणु रिएक्टर बना पाएंगी। अब अमेरिकी कंपनी भारत में परमाणु रिएक्टर बना पाएंगी, इस लाइन को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं? क्या भारत और अमेरिका के संबंध सुधर रहे हैं, इस तरह से ऐसे देखें, या फिर कोई पुराना काम था जो आज फल दे रहा है? डिटेल में बात करने की आवश्यकता है। सेशन थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा डिटेल में समझेंगे इस पूरी कहानी को। फिलहाल के लिए हेडलाइन ये है कि इंडिया यूएस टू जॉइंटली डिजाइन मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। साथ में यूएस अप्रूव्स हॉलटेक टू बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया विद टाटा एंड एल&टी। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यूएस की एक कंपनी जिसका नाम है हॉलटेक, वो भारत के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर एल&टी के साथ और टाटा के साथ मिलकर बनाने के लिए तैयार हो गई है। अच्छा, अब इस बात को किस तरह से समझा जाए? क्या हम यह माने कि रूस की जगह भारत अब अमेरिका के ज्यादा नजदीक जा रहा है? कहानी क्या है और यह बात इतनी बड़ी क्यों है? बात बड़ी के लिए न्यूज में इतना जान लीजिए कि यह बात 2007 से अटकी हुई थी, अब जाकर 18 साल में जाकर यह एग्जीक्यूट हुई है, तो यह निश्चित ही कोई बड़ी बात रही होगी। इस बात को डिटेल में समझने के लिए पहले इस बात को ऐसे समझिए कि भारत और अमेरिका के बीच में 2007 से एक बात को लेकर नेगोशिएशन चल रहा था, और वो ये था कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो दे सकते हैं, लेकिन सारा की सारा सामान बनकर अमेरिका से आएगा। हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, इंडिया को हम ये नहीं बताएंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो बॉयलर्स लगे हैं या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं ये बनते कैसे हैं, हम सब कुछ आपको अमेरिका से बनाकर भेजेंगे। भारत तब से अटका हुआ था कि नहीं सर, अगर आपको भारत के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट करना है तो आपको हमारे देश के साथ मिलकर के इनका निर्माण करना होगा, ताकि हम भी तो सीखें कि यह है क्या। आपसे खरीद कर अपने देश में बनाने लगे तो इसका कोई लॉजिक हमारे लिए नहीं रहेगा। भारत अपनी बात पर अड़ा रहा और परिणाम यह है कि अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम के इस हिस्से के माध्यम से भारत को यह परमिशन दे दी है कि हां भाई जाओ और भारत के साथ में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दो। यानी कि भारत अब अमेरिका की इस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाएगा। भारत की 3 कंपनियां एल&टी, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड और हॉलटेक की रीजनल सहायक कंपनी जो एशिया हॉलटेक के नाम से जानी जाती है, उसके साथ यह कहानी होगी। हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं पहले ही। ये 3 कंपनियां जिन्हें आप देख रहे हैं, इनमें से इसको आप संभवतया ना जानते हो। एल&टी और टाटा काफी प्रसिद्ध भारत के ब्रांड हैं। होल्टेक के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं तो होल्टेक असल में एक यूएस की कंपनी है। यूएस की कंपनी होल्टेक रिएक्टर क्षेत्र में, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं और जो सिस्टम्स हैं उनके निर्माण के लिए जानी जाती है। और इसकी और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस कंपनी ने भारत के साथ में जो टाई अप किया है कि हम 3 कंपनियों को अपनी इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर देंगे, ये सरकार के एग्रीमेंट के बाद ही हुआ है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? चलो तो बड़ी बात पे चलते हैं। ये हॉलटेक जो एक अमेरिकी कंपनी है, इसके जो सीईओ हैं जिनका नाम कृष्णा पी सिंह है, वो एक भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। प्राउड होने वाली बात यह है कि ये भारतीय मूल के कृष्णा पी सिंह बिहार के बरहिया से बिलोंग करते हैं और बिहार के रहने वाले ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बनकर आज अपनी अमेरिका में इस कंपनी को लगभग 20 बिलियन की वर्थ के साथ चला रहे हैं।
कृष्णाप्रीत सिंह के साथ प्रधानमंत्री की पिछले साल मुलाकात भी हुई थी। आप सोचिए कि एक भारतीय ने अमेरिका जाकर एक ऐसी कंपनी बना दी कि भारत सरकार को उसकी सुविधाएं लेने के लिए 18 साल लग गए। 2007 से लेकर 2025 में आप चल रहे हैं, हम अभी तक इसकी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाए। आप भारत से प्रधानमंत्री से मुलाकात किए और प्रधानमंत्री से मुलाकात करके इन्होंने यह तक ऑफर किया कि मैं भारत की सरकारी कंपनियों को भी यह चीज सिखा सकता हूं। उसमें इन्होंने भारत के एनटीपीसी क्या बोलते हैं एनपीसीआईएल, साथ ही साथ में थर्मल यूटिलिटी एनटीपीसी लिमिटेड और एटॉमिक एनर्जी रिव्यू बोर्ड, इनको भी कहा था, लेकिन इनके कुछ कागजों में कमी के चलते फिलहाल इनके पास ये जानकारी ट्रांसफर नहीं होगी। 3 कंपनियों के साथ ट्रांसफर हो जाएगी। चलो तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जहां बात इनकी मीटिंग की है तो ये तो सितंबर 2024 की बात है। सितंबर 2024 में तो ट्रंप नहीं थे, तो ऐसे में क्या ये क्रेडिट ट्रंप को दिया जाएगा? देखिए, फिलहाल के लिए ट्रंप ने इस काम को बढ़ने दिया है, इसका क्रेडिट मिल सकता है, लेकिन सही मायने में ये कार्यकाल बाइडेन का था जिस समय ये सारे डील हुए थे। अब ऐसा क्या है जिसके लिए इतना मतलब माहौल बनता जा रहा है क्या? तो होल्टेक कंपनी भारत की 3 कंपनियों के साथ स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी साझा करेगी। 10 साल के लिए साझा करेगी, हर 5 साल में रिव्यू करेगी और सबसे पहले यह सुनिश्चित करेगी कि ये सारे रिएक्टर्स के अंदर जो यूरेनियम यूज हो रहा है उसका उपयोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के अंदर ना किया जाए। अब ये क्या कहानी है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में समझना होगा और यह जानना जरूरी होगा कि बिजली उत्पादन में इनका क्या महत्व होता है। तो देखिए, ऐसे समझते हैं, आपने बहुत बार फिल्मों में देखने का प्रयास किया हो तो यह बताया जाता है कि कैसे टरबाइन को घूमने से बिजली का उत्पादन होता है। अगर आपने स्वदेश नाम से एक फिल्म है, अगर वो देखी हो तो उसमें दिखाया है कि शाहरुख खान कैसे पहाड़ से पानी नीचे लाते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, बिजली बना देते हैं, सब लोग गांव वाले खुश हो जाते हैं। असल मायने में वहां से पानी को नीचे गिराकर पानी के बल से टरबाइन को घुमाया जा रहा है और उससे बिजली पैदा की जा रही है। इसको बचपन में हो सकता है आपने उन साइकिलों में जलती लाइट के माध्यम से भी देखा हो। जब साइकिल चल रही होती थी तो साइकिल के चलने से उस मैकेनिकल एनर्जी को किस तरह से विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलते हुए आपने देखा हो। कुल मिलाकर अर्थ यह है कि जब जब मैकेनिकल एनर्जी से, यानी कि ये जो टरबाइन है ये घूमेगा, इसके घूमने से बिजली पैदा होगी। कुल सार इस बात का है। तो अब मुद्दा यह है कि इस टरबाइन को घुमाएं कैसे। घुमाने के लिए कई तरीके उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे जब आप ऊंचे डैम देखते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स को जब आप देखते हैं तो ऊंचे डैम से पानी को नीचे गिराया जाता है और नीचे गिराकर टरबाइन पर डाला जाता है। पानी के प्रेशर से टरबाइन घूमने लगता है और बिजली पैदा होने लगती है। अच्छा, और बिजली कैसे पैदा हो सकती है? कोयले से बिजली कैसे पैदा होती है? तो कोयले से बिजली के केस में क्या करते हैं कि बहुत सारा पानी कोयले के गर्मी से उबाला जाता है और पानी को उबाल करके उससे भाप बनाई जाती है, स्टीम बनाई जाती है और उस स्टीम को इतना प्रेशर से भेजा जाता है कि टरबाइन घूम जाए। कुल मिलाकर घुमाना टरबाइन ही है। टरबाइन घुमाने के लिए आपको प्रेशर चाहिए, एयर का प्रेशर चाहिए, पानी का, किसी का भी चाहिए, बस टरबाइन घुमाना है। अब उसको चाहे हवा से घुमा दो, चाहे फिर पानी के प्रेशर से घुमा दो, चाहे भाप के प्रेशर से घुमा दो। भाप से फायदा क्या होता है? भाप से फायदा यह होता है, कोयले एनर्जी की इतनी वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि असल मायने में पानी को गर्म करके जो वेपर बनती है, वो वेपर जब टरबाइन को घुमाती है तो वेपर बाद में फिर से कंडेंस होकर पानी में बदल जाती है। उस पानी का फिर से यूज कर सकते हो और उस पानी के यूज से आप टरबाइन को घुमा करके मल्टीपल टाइम, बस आपको कोयला जलाते रहना है और उस भाप से टरबाइन घुमाते रहना है। इसलिए भारत में कोयले से सबसे ज्यादा बिजली पैदा की जाती है। कोयले से बिजली डायरेक्ट पैदा नहीं होती है कि आग लगा दी और बिजली पैदा होने लगी, घुमाते टरबाइन ही है फाइनली पानी के माध्यम से। चलो तो ये बात समझ। हाँ, कई जगह जहां पानी नहीं होती वहां कोल गैस का उपयोग भी किया जाता है, जहां पर डायरेक्ट कोयले को जला के गैस बनाकर उससे टरबाइन घुमा देते हैं, लेकिन मेजर पानी से ही यूज होता है। अब आते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की कहानी पर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर की क्या कहानी है इसको समझो। जैसे अभी कोयला जला और कोयले से ऊर्जा निकली और ऊर्जा से भाप बनी, भाप ने टरबाइन घुमाया, ऐसे ही रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल। अब न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम को आपने अगर विखंडन के लिए छोड़ दिया कि भैया तुम बढ़िया से फटो,
टूटो टुकड़ों में जितना भी टूट सकते हो। और न्यूक्लियर के अंदर जब जब फिशन होगा, विखंडन होगा, नाभिकीय अभिक्रिया होगी, उससे ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो ऐसे में यूरेनियम का टूटना और उसके टूटने से ऊर्जा का निकलना, जैसे कोयले के टूटने से ऊर्जा जलने से ऊर्जा निकल रही थी, ऐसे ही यूरेनियम के टूटने से ऊर्जा निकलती है। तो यूरेनियम के टूटने से जो ऊर्जा निकली, अगेन उस ऊर्जा से पानी को गर्म किया जा रहा है, भाप बनाया जा रहा है, फिर टरबाइन को घुमा दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे में यूरेनियम कोयले से कई टाइम्स ज्यादा पावरफुल माना जाता है। कहा जाता है कि आपने एक बार यूरेनियम डाल दिया तो 30 साल तक रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फटता ही रहेगा 30 साल तक। मतलब इतना ज्यादा यूरेनियम के अंदर चेन रिएक्शन के चांसेस होते हैं कि वो अपने आप से चलता रहेगा। एक तरह से एफिशिएंट फ्यूल है यूरेनियम, जिसके अंदर कार्बन उत्सर्जन की संभावनाएं न्यूनतम रहती हैं, होना के बराबर ही हैं। लेकिन हां, यूरेनियम के साथ एक टेंशन और होती है, और वो ये है कि अगर यूरेनियम अनियंत्रित तरीके से फट जाए, क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूल है, तो ये नाभिकीय बम बन सकता है। और बॉम्ब के अंदर भी यूरेनियम का ही उपयोग होता है। एनरिच्ड यूरेनियम यानी कि यूरेनियम 92 235 अगर वो अनियंत्रित तरीके से फटना शुरू कर दे तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, और उसकी वजह से निकली हुई रेडियो एक्टिविटी दूर दराज तक लोगों के अंदर विकृति पैदा कर देती है। ऐसे में यूरेनियम के उपयोग को लेकर के बहुत ज्यादा किंतु परंतु किए जाते हैं कि ये उन्हीं के हाथ में दिया जाए जो इससे बिजली पैदा करना चाहते हैं, लोगों को मारना नहीं। इसलिए वही यूरेनियम जो बॉम्ब में यूज होगा, वही यूरेनियम रिएक्टर में यूज होता है। तो क्या हमारे पास रिएक्टर है नहीं? क्या है, हमारे पास बढ़िया रिएक्टर है। तो फिर दिक्कत क्या है? तो देखिए, यूरेनियम के कई आइसोटॉप्स इस समय प्रकृति में मिलते हैं। यूरेनियम का जो ओर है उसे आप पिच ब्लेंड के नाम से जानते हैं। इसके कई आइसोटॉप्स मिलते हैं। आइसोटॉप्स कई मिलने से यूरेनियम के कई जो अपर रूप मिल रहे हैं, उनको जब आप यूज कर रहे होते हैं, समस्थानिकों को यूज कर रहे होते हैं, तो उनमें से सब एनरिच्ड नहीं होते। उदाहरण के लिए यूरेनियम 92 235 नामक जो यूरेनियम का नाम मैंने लिया, वो 233 से भी बनाया जाया हो सकता है। ऐसे में एनरिचमेंट करने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि एक महंगा प्रोसेस है। मतलब आप यह समझिए कि यूरेनियम का कई किलो निकाल करके आप कुछ ग्राम एनरिच्ड यूरेनियम बना पाते हैं। अगर पिच ब्लेंड की बात करें तो उसमें फ्रैक्शन ऑफ 1% के आसपास यूरेनियम 235 होता है, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आता है। तो यूरेनियम के कई सारे आइसोटॉप्स में काम का जो है वो 235 है, यूरेनियम 235। लेकिन उसके जो अन्य आइसोटॉप्स हैं, उनका भी उपयोग यूरेनियम की तरह ही ऊर्जा में किया जाता रहा है। भारत जो यूरेनियम के रिएक्टर यूज करता है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब ये क्या कहानी है? मैंने जैसे अभी आपको कहा कि भाप बनाने में पानी का उपयोग किया जाए। अब पानी की तरह ही एक भारी पानी भी होता है, हैवी वाटर। जैसे पानी का सूत्र H2O है, हैवी वाटर में हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम यूज किया जाता है, तो उसका सूत्र बन जाता है D2O। तो जब D2O यूज में लिया जाता है तो D2O के अंदर ड्यूटेरियम वाला जो हैवी वाटर है वो कूलेंट के साथ साथ मॉडरेटर का काम भी कर लेता है। मॉडरेटर बोले तो यूरेनियम को असंगठित प्रकार से फटने से रोक लेता है, कि बार बार इतना ना फट जाए कि पता चले ब्लास्ट हो जाए। तो यूरेनियम को कंट्रोल करने में D2O का उपयोग होने से हम लोग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर की तरफ शिफ्ट हुए थे। लेकिन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का बनाना अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। मतलब जितना हम एनरिच्ड यूरेनियम बनाने में फोकस करते हैं, उतना ही हमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को भी चलाने में मेहनत करनी पड़ती है कि हैवी वाटर रिएक्टर बनाएंगे कैसे, हैवी वाटर कहां से लेकर आएंगे, यह भी अपने आप में एक बड़ा टेंशन रहता है। खैर, भारत ने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का उपयोग किया। आज जो चर्चा हो रही है वो क्या? चर्चा यह है कि अमेरिका हमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर की जगह प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर दे रहा है। अब इनमें क्या अंतर है? इनमें अंतर क्या है? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के अंदर आप H2O को यूज करोगे और यहां पर D2O यूज होता आया है। प्रचुर मात्रा में मार्केट में क्या उपलब्ध है? प्रचुर मात्रा में H2O उपलब्ध है। D2O को बनाने के लिए रिएक्टर्स को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। तो एक तरह से हमारा काम आसान हो गया। दुनिया के अंदर जितनी भी विकसित न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, वो H2O वाला यूज करते हैं, और जो अपने जैसे लोग हैं जिनके ऊपर तमाम प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस रहे हैं, वो D2O वाला यूज करते हैं। तो एक प्रकार की जो बड़ी विन है वो क्या है कि हमको H2O वाला रिएक्टर मिल रहा है।
फिर H2O वाला रिएक्टर हमको मिल रहा है, इसमें चैलेंजेस क्या हैं? अगर ये इतना ही आसान, इतना अच्छी बात है तो ये तो पहले मिल जाना चाहिए था। चैलेंज ये है कि इस रिएक्टर को यूरेनियम एनरिच वाला चाहिए। एनरिच वाला चाहिए तो मतलब 92-235 वाला चाहिए। ऐसे में इसको ज्यादा एनरिच यूरेनियम चाहिए और एनरिचमेंट इटसेल्फ यूरेनियम की पहुंच के ऊपर निर्भर करता है। आपको कितना आसानी से यूरेनियम मिल जाता है इस पर निर्भर करता है। यही कारण है कि इसको एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए तो फ्यूल के रूप में आपके पास यूरेनियम होना भी चाहिए। अब चूंकि भारत पर, जब भारत ने 1998 में पोखरण परीक्षण किए तो भारत को अमेरिका ने सैंक्शंस से लाद दिया। हमारे ऊपर इतने तरह के सैंक्शंस लाद दिए कि हम दुनिया के अंदर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी पर हस्ताक्षर ना करने के कारण जिन देशों के पास यूरेनियम है उनसे भी हम यूरेनियम ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमसे कहा गया कि आप तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण करते हो, अगर हमने आपको एनरिच्ड यूरेनियम दे दिया तो आप लोग रिएक्टर में नहीं बॉम्ब में उसका उपयोग कर लोगे। आप में से कई लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, सर बॉम्ब में तो हम अभी भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास तो अपना है। नहीं, इस प्रोसेस में काफी मेहनत लगती है। एनरिच्ड यूरेनियम बनाना अपने आप में एक टफ टास्क है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। लेकिन हां, हम इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने हमें इस चीज से बाहर रखा हुआ था कि नहीं साहब, हम आपको एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचने नहीं देंगे, अपने हिसाब से बनाते रहो तो कम ही बनेंगे। यही कारण है कि भारत के पास लगभग 165 न्यूक्लियर बॉम्ब ही हैं, वही अमेरिका लगभग 6000 न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर बैठा है, जस्ट लाइक रशिया। क्योंकि जिनके पास एनरिच्ड यूरेनियम की रीच ज्यादा है वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल यह बनता है कि अगर एक हाथ से हमें हैवी वाटर रिएक्टर मिल रहा, सॉरी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमें एनरिच्ड यूरेनियम का भी रास्ता खोल दिया जाएगा। यह काम कब हुआ? यह काम हुआ जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2005 से 7 के बीच में। हुआ यह कि उस समय अमेरिका ने भारत पर से सैंक्शंस हटाने की सोची कि यार तुम लोगों पर 1998 से सख्ती बरतते हुए आ रहे हैं, चलो तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट का नाम था 123 एग्रीमेंट। 123 उनके यहां का कोई कानून था उसके हिसाब से, जिसके तहत अमेरिका अपने यहां परिवर्तन कर रहा था एक कानून में, जिस कानून के तहत अमेरिका उन देशों को भी टेक्नोलॉजी देना की सोचेगा या फिर यूरेनियम को देने की सोचेगा जिन्होंने एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर ना किए हों। तो भारत उनमें एक ऐसा देश निकल कर आया जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं कर रखे, फिर भी उसे यूरेनियम देने के बारे में अमेरिका विचार कर रहा था। तो बदले में अमेरिका क्या चाह रहा था? बदले में अमेरिका चाह रहा था कि वो भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को आकर विजिट कर सके, खुद नहीं, आईएईए के माध्यम से। अब ये कौन है? ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिसका काम होता है दुनिया भर के रिएक्टर्स की निगरानी करना कि वो रिएक्टर्स के नाम पर कहीं न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहे हैं। ऐसे में भारत ने परमिशन दे दी कि सर हमने तो बम बना लिया, अब आपको हमसे घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसका सही जगह पर उपयोग चाहते हैं, हम इसका क्लीन एनर्जी में उपयोग चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस यूरेनियम को हमको दें और हम इससे बिजली पैदा करें और देश के लिए काम में उसको लें, और हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हमसे अमेरिका इस बात पर राजी हुआ और कहा कि ठीक है, आप यूरेनियम हमसे ले सकते हो। लेकिन अब बड़ा सवाल यह था कि अब कितना यूरेनियम इंडिया को एक बार में दें। अब इसमें दो ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन थे? तो साथियों, एक होता है रिएक्टर पैदा करने का बिजली, छोटा रिएक्टर, मिडिल रिएक्टर और बड़ा रिएक्टर, पावर के हिसाब से बांट रखा है। जो 300 मेगावाट के आसपास बिजली पैदा करने वाले होते हैं उनको स्मॉल मीडियम रिएक्टर के कंसीडर में किया जाता है कि भाई ये मिडिल क्लास टाइप के हैं। एक बिल्कुल निन्नू मिन्नू टाइप के रिएक्टर्स होते हैं जो 20 मेगावाट के आसपास बिजली पैदा करते हैं, और एक होते हैं जो 1000 मेगावाट से लार्ज रिएक्टर्स जिनको कहा जाता है। इन्होंने हमें 300 मेगावाट बिजली उत्पादन वाले रिएक्टर्स के लिए यह प्रोसेस देने की सोची। अब आप पूछेंगे 300 की कहानी क्यों रची गई? 300 की कहानी इसलिए रची गई क्योंकि 300 मेगावाट की बिजली में एक तो पैसा कम खर्च होता है, 3000 करोड़ के आसपास का ही खर्चा होता है। दूसरा, आपको सारे रिएक्टर्स एक ही जगह नहीं लगाने होते। यह नहीं है कि रिएक्टर खड़े कर दिए तो साहब एक जगह लगे हुए हैं, कल को अगर दुर्घटना हो जाए, कैसी दुर्घटना हो जाए? जैसे कि कभी चेरनोबिल में हुई थी।
चेरनोबिल डिजास्टर जो आज के यूक्रेन में उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, जब वो दुर्घटना हुई थी उस समय इतना तगड़ा ब्लास्ट था कि ना जाने कितने हजार लोगों की तो जान चली गई, कितने लोग विकृत हो गए। चेरनोबिल और फुकुशिमा दुनिया भर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के हादसों में सबसे बड़े हादसे माने जाते हैं। तो ये मानते हुए कि कल को कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए हमें, जैसे होता है ना कि बेटा अगर गाड़ी चलाना सीख ही रहे हो तो हम तुम्हें पहले छोटी गाड़ी चलाने को देंगे, फिर बाद में तुम बड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ जाना। तो बिल्कुल वैसे ही हमको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर देने के बारे में इन लोगों ने प्लानिंग की है। तो क्या हमारे पास ये बड़े वाले रिएक्टर नहीं है क्या? है। हमारे कुडानकुलन में तो 6000 मेगावाट की बिजली पैदा करने की कैपेसिटी का रिएक्टर बन रहा है। ऑलरेडी 2-3 हजार मेगावाट बिजली हम वहां पैदा कर रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। और हालांकि चिंताएं उसमें यह रहती हैं कि अगर कोई डिजास्टर हो गया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। एनीवे, फिलहाल के लिए अगर ऐसे रिएक्टर बनते हैं तो देश के अंदर कई जगहों पर बनाए जा सकते हैं और 300 मेगावाट बिजली के उत्पादन की छोटी छोटी यूनिट्स कई जगह देश के अंदर खड़ी की जा सकती हैं, जिनका उपयोग करके बिजली का उपयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। अब सवाल यह बनता है कि ट्रंप वर्सेस बाइडेन, शुरुआत में आपने एक लाइन बोली थी, तो अब इसकी कहानी भी जान लीजिए। साथियों, 16 जनवरी, असल में 20 जनवरी को ट्रंप ने शपथ ली थी। 16 जनवरी को बाइडेन ने जाते जाते भारत की 3 बड़ी कंपनियों पर से अपनी तरफ से सैंक्शन हटा दिए थे। हमने अपनी पाठशाला पर ही यह सेशन किया था। हमने बताया था कि भारत की 3 बड़ी कंपनियों के ऊपर से अमेरिका ने वो हटा दिया, जिनमें से बार्क, आईजीसीएआर और इंडियन रेयर अर्थ करके जो वो है कंपनी है हमारी सरकारी, उन पर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एटॉमिक रिसर्च के लिए उस समय भी, जब भारत ने परमाणु बम परीक्षण किया था, उस समय भी सुर्खियों में रही थी। ऐसे में जब इससे हमारे ऊपर से वो रेस्ट्रिक्शंस हटे तो ये राह खुलने लगी कि जो इतने दिनों से अमेरिका टेक्नोलॉजी के नाम पर हमसे यह कह रहा था कि मैं बना बनाया भेज दूंगा, तुम्हारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करूंगा, वो व्यक्ति जाते जाते हम पर से सैंक्शन हटा गया। सैंक्शन हटा गया और सैंक्शन हटाने के बाद में कहा जाता है कि जो सैंक्शन हटे, वो सैंक्शन असल में लगे क्यों थे? तो आंसर था पोखरण ब्लास्ट के कारण। बिल क्लिंटन के टाइम पर हम पर लगे थे, यूएसए ने हम पर खूब सारे सैंक्शन लादे थे। लेकिन 2005 में भारत और अमेरिका के बीच में हुए इस 123 एग्रीमेंट के माध्यम से भारत और अमेरिका ने, जो मैंने पूरी कहानी सुनाई वो यहां पर लिखी हुई है और आपको ये पूरा कंटेंट प्राप्त हो जाएगा हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर, या टेलीग्राम जो जीके बाई अंकित अवस्थी या अंकित अवस्थी सर के नाम से जो वेरीफाइड है वहां पर। ठीक है, आप वहां से ले सकते हैं। ये सारी बातें जो मैंने बोली है बता दी हैं। एनीवे, फिलहाल के लिए मुद्दा कहां अटक रहा था? तो मुद्दा यह अटक रहा था कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देंगे। भारत इस बात पर अटका हुआ था कि सर, जब हमने इतना ही आपके साथ बोल दिया कि आकर आप हमारे यहां चेक कर जाना, तो भाई साहब हमको चेक करने की जब आपको परमिशन दे रहे हैं तो आप हमको रिएक्टर की टेक्नोलॉजी दो। हम इस बात पर अब कामयाब हो गए हैं कि अमेरिका हमें स्मॉल रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है। एल&टी, टाटा और जो हॉलटेक की एशिया लिमिटेड कंपनी है, वो तीनों की तीनों को ट्रांसफर होकर कंपनी का वो मिलेगा और हम लोग यहां पर रिएक्टर्स बना पाएंगे। तो आप बड़ा आंसर बना कि रूस इससे नाराज नहीं होगा क्या? देखो, रूस और इंडिया ने ऑलरेडी 2009 से ही एक न्यूक्लियर डील साइन की हुई है, जिसके तहत हम लोग तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। कुडानकुलन जो बन रहा है भारत का, वो असल में बन ही रूस की मदद से रहा है। तो कुल मिलाकर भारत और रूस तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। अमेरिका से हमें अगर ये रिएक्टर की टेक्नोलॉजी मिलती है तो फ्यूचर में हमें फायदा क्या होगा कि आने वाले समय में जब जब अमेरिका के पिछलग्गू देशों से हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी तो वो देश हमें बिना किसी व्यवधान के यूरेनियम दे पाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर उम्मीद है कि आपको अब ये बात समझ में आ गई हो। सारी की सारी कहानी मैंने आपको बता तो दी है। आगे जो भी होगा भारत के लिए अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली भारत के पास एक तरह से क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।